नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक बायोस्फीयर एंड बायोम। ठीक है, हम लोग इकोलॉजी सॉरी इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट को देख लिया है। बायोस्फीयर एंड बायोम ये चारों टॉपिक जो है एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। चारों एक दूसरे के मतलब बहुत ही माइनर डिफरेंस से अलग अलग हो जाते हैं। तो आप लोग को सारे पता होने चाहिए। तो एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम ऑलरेडी हो चुका है, अब बायोस्फीयर एंड बायोम देखेंगे। सो दैट सारा कन्फ्यूजन मिट जाएगा और आप लोग को आसानी से याद भी रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर आपको बता दूं कि अर्थ के अंदर तीन स्फीयर्स है। ठीक है, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपका लिथोस्फीयर है। ठीक है, ये हाइड्रोस्फीयर है एंड दिस इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, जनरली इट इज सीन, कोई भी नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होगा। जैसे नॉर्मल कंडीशन अगर देखा जाए आपके आसपास जो भी आप लोग देख रहे हैं, दैट इज नॉर्मल। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, तीनों में एनिमल्स या लिविंग बींग्स, सॉरी कहा जाए, लिविंग बींग्स सर्वाइव करते हैं। ठीक है, लिविंग बींग्स यहाँ पे रहते हैं तीनों के अंदर। ठीक है, बट मैनी केसेस में ऐसा नहीं होता। जैसे आपका, अगर आप पोल्स पे ले लीजिए, पोलर क्लाइमेट में आपके लिथोस्फीयर के ऊपर कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, लिथोस्फीयर के अंदर की बात की जाए, उस पर सर्वाइव नहीं कर सकता। वहाँ के आपके एयर के अंदर आपके कोई भी मतलब बैक्टीरिया ये सब होने के चांसेस बहुत ही रेयर है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतनी फ्रीजिंग टेम्परेचर है कि वहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट हम लोग किसको लेते हैं? हम लोग नॉर्मल कंडीशंस को लेते हैं। जो ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है उसको लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे तीनों के ऊपर लिविंग बींग सर्वाइव करता है, लिविंग बींग इसके अंदर रहता है। ठीक है, तो ये ऐसा रीजन जिसके अंदर ये तीनों आते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, लिविंग बींग सर्वाइव कर रहे हैं, तो उस रीजन को कहा जाता है बायोस्फीयर। ठीक है, ये आपका होता है बायोस्फीयर। समझ में आ गया? इसीलिए हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व जो बनाते हैं वो भी कॉन्सेप्ट इसी से डिराइव है। ओके, क्योंकि बायोस्फीयर में तीनों आते हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट, इन तीनों का कलेक्टिवली कहा जाएगा बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। ठीक है, चलिए, बायोस्फीयर के अंदर आपका क्या बोलते हैं, लिविंग बींग्स के साथ साथ मैंने ये भी बता दिया कि आसपास के जो नॉन लिविंग बींग्स है एनवायरमेंट के, वो भी उसके अंदर आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से ये आपका नीचे से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, आपका ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आएगा, फिर पॉपुलेशन, ऐसे करके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल कोई ऑर्गेनिज्म, वो किसी स्पीशीज का हो सकता है, किसी भी रेस से आ सकता है, किसी भी ढंग का हो सकता है। ओके, वो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, पॉपुलेशन, जहाँ पे सेम टाइप ऑफ वो जो जो जिस स्पीशीज से बिलोंग करता है, वो स्पीशीज अगर सेम टाइप की वहां पे रहती है तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन। जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन जहाँ का आता है, तो वहां पे मतलब सिर्फ ह्यूमन बींग्स रहते हैं, एनिमल्स वहां पे रहते होंगे तो उनको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या आ जाएगा, इस उस स्पीशीज के अलावा और भी स्पीशीज जो है, ठीक है, वो सब उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए कम्युनिटी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया ह्यूमन पॉपुलेशन, उस तरीके से कम्युनिटी में आ जाएगा ह्यूमन प्लस एनिमल कम्युनिटी प्लस प्लांट्स कम्युनिटी, ऐसे करके आ जाएगा। ओके, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इज सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स। मैंने आप लोगों को बताया कि ये इकोसिस्टम क्या है, कि आपका सम टोटल है लिविंग बींग्स एंड ऑल, मतलब नॉन लिविंग बींग्स के बीच का इंटर रिलेशन, और उन दोनों को अगर इंकॉर्पोरेट कर, मतलब लिविंग बींग्स होने चाहिए, नॉन लिविंग बींग्स होने चाहिए, और उनके बीच का इंटर रिलेशन भी होना चाहिए। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ इकोसिस्टम। ठीक है, लास्ट आपका बायोम की बात की जाए तो बायोम क्या होता है, इट इज एन एक्सटेंडेड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, सपोज कीजिए, एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं तो बायोम का एग्जांपल, एक बेस्ट आपको एग्जांपल, जैसे टुंड्रा बायोम है। ठीक है, टुंड्रा, अभी हम लोग मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कौन कौन से हमारे पास बायोम है। तो ये टुंड्रा बायोम है। जैसे कि आप सवाना बायोम ले लीजिए, या फिर टुंड्रा, या फिर डेसिडियस रीजन का आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो टुंड्रा बायोम की अगर बात की जाए तो ये पूरा का पूरा, मतलब आपके हजारों किलोमीटर लंबा एक ही इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम छोटा सा होना चाहिए था, ये बहुत ही बड़ा एरिया में फैला पड़ा है। दैट विल बी कॉल्ड एज ए बायोम। ठीक है, तो इट हैज ए लार्जर कोनोटेशन देन द इकोसिस्टम। ठीक है, एंड अल्टीमेटली आता है बायोस्फीयर, जिसके अंदर हम लोग उस, जैसे यहाँ पे अभी तक सिर्फ हम लोग ने वाटर मतलब एक्वाटिक सिस्टम का बात किया, तो अब हम लोग एयर, वाटर, लिथोस्फीयर सब लोग इसके अंदर ले लेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा कंप्लीटली बायोस्फीयर। समझ में आ रहा है?
तो ये इस तरीके से आपका नीचे से ऊपर इस तरीके से जाता है, आप लोग इसको याद करके रख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बायोम। अब आते हैं बायोम। तो ये लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया है जो कि डिस्टिंक्टिव प्लांट और एनिमल ग्रुप से बना होता है, और वो जितने भी प्लांट्स और एनिमल ग्रुप्स है उस पर्टिकुलर बायोम के लिए, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए अडेप्टेड हो चुके हैं, उनके लिए वहाँ पे वो उसी में रह सकते हैं, उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, उसी के लिए बना हुआ है। जो फॉर एग्जांपल आप लोग को टुंड्रा बायोम का मैं जो बताता, तो टुंड्रा बायोम के अंदर जैसे आपके पाए जाते हैं आपके लाइकेंस वगैरह पाया जाता है, रेनडियर पाया जाता है, आपका स्नो पाया जाता है, ठीक है, जिसको व्हाइट बेयर भी कहा जाता है, स्नो बेयर कहा जाता है, पोलार बेयर भी कहा जाता है उसको। तो वो आपका इसी रीजन के अंदर रहने के लिए है, ठीक है। वो यहीं पे के लिए अडेप्ट हो चुका है, वो यहीं पे रहने वाला है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज, मतलब ये एक अलग तरीके का बायोम है, ठीक है, ये अलग ही तरीके का कुछ कंडीशन है जो कि बाकी जगह पे सर्वाइव करने के लिए नहीं बना है, वो इसी रीजन में सर्वाइव करने के लिए बना है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ बायोम दिखाता हूँ आप लोग को। ये बाकी ये सब फिलर्स हैं, वही जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, लैटिट्यूड, ज्योग्राफी, ये सब जो जो फैक्टर्स हैं उन सब के ऊपर डिपेंडेंट होता है आपका बायोम, ठीक है। बायोम अलग अलग जो है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल बायोम्स है। एक्वाटिक रीजन में आपका कोई बायोम नहीं होता, ये आप लोगों को मैं बता दूं कि जनरली लोगों को, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में दिखाया, तो उसका मतलब ये नहीं कि एक्वाटिक रीजन में भी बायोम होगा। एक्वाटिक रीजन डजंट हैव अ बायोम, क्योंकि एक्वाटिक रीजन में सारा का सारा जो आपके कंडीशन है उस पर कोई भी क्लाइमेटिक इवेंट्स का फैक्टर नहीं बन रहा ना, उसके ऊपर कोई भी क्लाइमेट, जैसे अब बाहर बारिश हो रही है, ठंडी पड़ रही है या गर्मी पड़ रही है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, पानी के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऊपर का टॉप मोस्ट अगर 200 मीटर्स की बात छोड़ दी जाए, तो बाकी रीजन तो वही अपना अपना उसका खुद का इकोसिस्टम है, ठीक है। तो दैट इज मतलब आपका एक्वाटिक रीजन में कोई भी बायोम जैसा चीज नहीं होता, टेरेस्ट्रियल रीजन में आपके बायोम्स होते हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल रीजन में जो बायोम्स होते हैं उनके ऊपर दो फैक्टर इफेक्ट करता है, क्या, एक तो क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड दूसरा है वेजिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बायोम के नाम लिखे हुए हैं, और ये आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या क्या होंगे और उसके अंदर कौन से प्रोमिनेंटली वेजिटेशन पाए जाते हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे ये इक्वेटोरियल रीजन में आएगा, यहाँ पे ऑलवेज मॉइस्ट रहेगा, यहाँ पे टेम्परेचर की सीजनैलिटी बहुत ही लैकिंग होती है, बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत ही लेस वेरिएशन होता है आपके टेम्परेचर के अंदर। ओके, यहाँ पे वेजिटेशन कौन सा पाया जाएगा, ये एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाएगा, ठीक है। इसी तरह के ट्रॉपिकल सवाना रीजन आ गया, उसी तरह के सब ट्रॉपिकल डेजर्ट आ गया। फिर ये सारे के सारे आपके बायोम्स के नाम है, सबको आपको याद एटलीस्ट तो थोड़ा बहुत तो देख के रखना ही है, भले आप लोग अगर पूरा नहीं याद कर सकते। हालांकि आप लोग एक बार देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से बना हुआ है, पूरा का पूरा मतलब डिवीजन किस तरीके से काम करा है, वो आसानी से आपको समझ आ जाएगा, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट इसका अगर स्प्रेड दिखा दूं मैं आप लोगों को कि किस तरीके से ये स्प्रेड है, ठीक है। ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम्स हैं जितने भी आपके लिस्टेड है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी है पुराने वाले से, बट कोई बात नहीं, जो मैंने आप लोग को वहाँ पे दिखाते हैं वही आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या बताएं बायोम्स है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में कैसे कैसे स्प्रेडेड है। आपको मोस्टली आपका इंडिया के हिसाब से देख लीजिएगा, आपका इंडिया जो है आपका इस रीजन में आपका, और यहाँ पे थोड़ा सा आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, बाकी ये जो आपका मोस्ट ऑफ द जो रीजन है वो आपका डेसिडियस फॉरेस्ट है। ये हम लोग ने इंडिया के मैप, इंडिया के प्लेलिस्ट में डिस्कस किया हुआ है, आपका जो ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट है उसमें जो हम लोग ने इंडिया की वेजिटेशन की बात की है, उसमें सारा का सारा डिस्कस किया गया है, तो वो वहाँ पे आप लोग देख लेंगे तो बहुत ही आसान होगा। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इतने छोटे छोटे में दिखाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वहाँ पे स्लाइड में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वहाँ पे आप लोग जाके देखेंगे तो सारे के सारे जितने भी आपके बायोम्स है, जितने भी फॉरेस्ट वगैरह है, वो सब अलग अलग तरीके से डिस्कस किए गए हैं, डिटेल में डिस्कस किए गए, तो आपका कुछ छूटने वाला नहीं है। तो आप लोग वहाँ से ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाके वेजिटेशन वाला वीडियो देख सकते हो। ओके, वेजिटेशन इन इंडिया करके वीडियो होगा, उसको आप लोग देख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट बायोम पिरामिड की बात करें, यहीं पे कर लेता हूँ। बायोम पिरामिड एक ऐसा ही सिर्फ यूनिक कॉन्सेप्ट है जिससे आप लोग को याद करना आसान हो जाएगा। जो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये सारे के सारे बायोम्स हैं, वो ये पिरामिड में कैसे अलग अलग करके, जैसे आपका हॉट टू कोल्ड, ये वेदर इवेंट हो गया ना, ये वेदर इवेंट हो गया हॉट टू कोल्ड। ओके, उसी तरीके से अदर अनदर वेदर इवेंट क्या हो गया, वेट टू ड्राई, ठीक है, हॉट टू कोल्ड, वेट टू ड्राई। तो ये आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ, जैसे टुंड्रा कॉनिफरस फॉरेस्ट रीजन आ गया, डेसिडियस फॉरेस्ट रीजन, चैपेरल, आपका ग्रासलैंड, डेजर्ट, इस तरीके से बनता चला जाता है। तो आपके अलग अलग कंडीशंस में कैसे कैसे नए नए टाइप के बायोम्स बन रहे हैं वो यहाँ पे आपको याद करने में आसान हो जाएगा।
और आप इसको मतलब एक बार आप लोगों ने उसको देख लिया तो कोई बात नहीं, और मतलब ये वाला जो आपको टेबल है, अगर ये आपको समझ में आएगा तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग इसको याद करके रख लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। हालांकि वो टेबल जो है वो मोर कंसाइज है, बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, उस टेबल को आप लोग याद रखेंगे तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको ये दिखा देता हूँ कि आपका लैटिट्यूड के हिसाब से और प्रेसिपिटेशन के हिसाब से किस मतलब सॉरी प्रेसिपिटेशन और आपके एनुअल टेम्परेचर के हिसाब से आपके कौन कौन से बायोम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए अलग अलग बायोम, जैसे आपका टुंड्रा बायोम है, ठीक है। तो ये आपका एनुअल प्रेसिपिटेशन आपका 100 से लेस का होगा, और क्या बोलते हैं टेम्परेचर रेंज आपका लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का उसका टेम्परेचर रेंज होगा। ये सब याद करने के लिए बहुत आसान है, ठीक है। आप लोग ये अगर आप लोग ने ये मैप भी अगर मतलब ये आपका ग्राफ भी आप लोगों ने याद करके रख लिया तो आप वहाँ पे एग्जाम में आसानी से इसको मतलब ड्रॉ नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट आप लोग रेंज के हिसाब से बता सकते हो कि हाँ इसमें जैसे आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर आप लोगों को पूछ लिया गया तो आप बता पाएंगे कि हाँ यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है वो मोर देन 200 सेंटीमीटर या फिर मोर देन 400 सेंटीमीटर से होगा, और उसके बाद इसका जो टेम्परेचर रेंज होगा वो 20 से लेकर 30 के बीच में होगा। इस तरीके से आप उसका आइडिया बना के बता दोगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, और साथ ही साथ वहाँ पे मेंशन करने पे आप लोग को आसानी हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर आपने ये मैप तो ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कभी भी अगर मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो कोई भी एक के ऊपर आएगा, ठीक है, किसी एक के ऊपर आएगा, ना कि सारे के सारे के ऊपर आएगा, ठीक है। तो वो सब आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। हम लोग ने इकोसिस्टम देख लिया, आपका एनवायरनमेंट देख लिया, आपका बायोस्फीयर देख लिया, बायोम देख लिया, ठीक है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हम लोग ने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। तो अब लास्टली आते हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, क्योंकि अल्टीमेटली सारा के सारे को अगर कॉमनली एक कोई शब्द है तो वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक कॉमन शब्द है, ठीक है। तो इसका क्या क्या फंक्शंस है वो देखते हैं। फर्स्ट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फर्स्ट प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है, मतलब कुछ मशीन्स वगैरह बनना। प्रोडक्टिविटी इन द सेंस कि आपका जो सनलाइट है उसका उसको हम लोग क्या कर रहे हैं प्योर फॉर्म में खाने के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज काइंड ऑफ ए प्रोडक्टिविटी। मतलब एक नॉन एक्सेसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी को एक्सेसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है बाय द प्लांट्स, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज ए प्रोडक्टिविटी। एक्चुअली देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी का एक अनदर टर्म्स हो जाएगा बायोमास का जनरेशन, ठीक है। बायोमास का जनरेशन, बायोमास मतलब क्या होता है, बायोमास एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो जैसे आप कहते हैं ना आपका वेट बढ़ रहा है तो वेट गेन एक्चुअली क्या होता है, आपके अंदर बायोमास की इंक्रीजमेंट हो रहा है। हालांकि ये रॉ एग्जांपल है, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं होना चाहिए। एग्जांपल अगर और तरीके से कहा जाए तो मतलब आपके एक एनर्जी का फॉर्म है सन, ठीक है। इसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन इसका उपयोग करके हम लोग ने खाना बना लिया जो एक बायोमास है, ठीक है। एक बायोमास है, बायोलॉजिकल कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह हम लोग ने यूज़ किया और एक बायोमास बना दिया, खाना बना दिया, और उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज मतलब हमारे फूड के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग उसका, मतलब नॉन एक्सेसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग एक्सेसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करें। दैट इज नोन एज अ प्रोडक्टिविटी एंड द बायोमास जनरेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या बताया, हर एक अभी आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से हर एक लेवल पे, ठीक है। आपके ट्रॉफिक लेवल्स दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आपके ट्रॉफिक लेवल्स है, ठीक है। इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि डिकम्पोजिशन कैसे होता है, ठीक है। ये आपके अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स है, इनको ट्रॉफिक लेवल्स कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको इस पूरे चीज़ को कहा था इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। इसको इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। और इसके एक एक लेवल को कहा था ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पे 4 लेवल्स दिए, 4 ट्रॉफिक लेवल्स दिए गए, ठीक है। तो इसमें इसमें हर एक लेवल पे ये जो डिकम्पोजर्स हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। कोई भी मरा, कोई भी किसी ने खाना पीना गिरा दिया तो उसके ऊपर तुरंत एक्ट करना कौन स्टार्ट करता है, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर तुरंत एक्ट करना स्टार्ट करता है कि भाई खाना जैसे ही मतलब रखा गया मतलब खाया नहीं जा रहा है तो वो डिकम्पोजिशन का काम शुरू हो जाता है। जैसे कि कोई डेड एनिमल है, जैसे ही वो मर जाता है तो उसके ऊपर आप देखोगे कि कुछ समय के बाद कीड़े वीड़े अपने आप ही आ जाएंगे, उसको खा पी के एकदम से चट कर देंगे और पता चलेगा वहाँ पे सिर्फ हड्डियाँ रह गई उसकी, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा ऐसा बहुत सारी जगह पे। तो ये क्या है, आपके डिकम्पोजर्स उसके ऊपर एक्ट करें और उसको डिकम्पोज करके फॉर्म ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं जो कि आपका मतलब रॉ फॉर्म है, नेचर में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, ऐसे फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें। दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये जो एक्ट है डिकम्पोजिशन, ये हमेशा एक्टिवली काम चालू है, ठीक है। तो आपके जो हार्ड फॉर्म्स है यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, आपके प्रोडक्टिविटी में क्या किया, हम लोग ने नॉन एक्सेसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग ने एक्सेसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट,
डिकम्पोजिशन में हम लोग इसका उल्टा कर रहे हैं, जो एक्सेसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है मतलब बायोमास जो है उसको हम लोग और फाइनल पार्टिकल्स में या फिर नॉन एक्सेसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एनिमल मर जाता तो उसके शरीर का मतलब ब्रेक डाउन करने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से हाइड्रोजन, उसमें से नाइट्रोजन, उसमें से और भी अगर अमोनिया वगैरह होगा वो सब के सब फाइनल पार्टिकल्स ये सब कहाँ चले जाएंगे, सॉइल में चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। ओके, तो दिस इज हाउ मतलब ये एक ने बनाया, प्रोडक्टिविटी में बनाया गया और डीकम्पोजिशन में उसको डिसॉल्व किया गया। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी का फ्लो। एनर्जी का फ्लो तो मैंने आप लोगों को जो ट्रॉफिक लेवल मैंने दिखाया तो उसी में हम लोग चलते हैं। एनर्जी का फ्लो, हर एक जो एनर्जी पिरामिड है या फिर जो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड है उसका मेन काम क्या है, आपका एनर्जी का फ्लो बनाए रखना। ठीक है, मैंने बताया कि आपका जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है वो क्या काम करते हैं, आपके नॉन एक्सेसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी को, SUN बाबा SAN क्यों लिख रहा हूँ, नॉन एक्सेसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी को एक्सेसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करें। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बायोमास का जनरेशन हो रहा है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बायोमास का जनरेशन हो रहा है। सपोज कीजिए, ठीक है, 1000 किलो के आसपास यहाँ पे बायोमास का जनरेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे मतलब आपका जहाँ पे इसको हर्बीवरस वगैरह जानवर जब खाएंगे तो उस समय इसका जो 10% होगा मतलब 100, सिर्फ 100 kg ही खाना जाने वाला। ठीक है, 100 kg जाने वाला, उसके ऊपर 10 kg, उसके ऊपर 1 kg, इस तरीके से। ओके, तो खैर उसमें नहीं जाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज ए 10% रूल। पर यहाँ पे ये देखिए कि हम लोग क्या करें, एनर्जी का ट्रांसफर करें ना, हम लोग ने एनर्जी बनाई कहाँ पे, यहाँ पे पहले तो एनर्जी यहाँ से आ रही थी, हम लोग ने उसको लिया और उसको बनाया। ठीक है, प्रोड्यूसर्स ने उसको डेवलप किया। अब उसके बाद वो हर्बीवरस के पास गया, उसने अपने अंदर उसको स्टोर किया, अपने वर्क वगैरह के लिए उसने यूज़ किया, अपनी बॉडी को मतलब एक्टिव रखने के लिए उसने यूज़ किया, एंड फिर जो बचा कुचा था उसको आगे वाले ट्रैफिक लेवल के पास ऑन कर दिया। ओके, फिर नेक्स्ट लेवल से फिर सेम ऐसा ही होगा, नेक्स्ट लेवल पे भी उसने अपना डेली एक्टिविटीज़ में जो भी एनर्जी वगैरह था वो सब यूज़ किया, एक्टिवली उसको काम किया, और फिर उसके बाद उस जो बचा कुचा क्या बोलते हैं एनर्जी था 10%, वो नेक्स्ट टॉपिक लेवल पर पास ऑन कर दिया। तो इसमें हो क्या रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, एनर्जी का पास ऑन हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, दिस इज नोन एज एनर्जी फ्लो। ओके, चलिए नेक्स्ट इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स इसी में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि पिरामिड्स आप लोगों ने देख लिया है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स आपके 4 टाइप के, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर, ऑफ बायोमास, ऑफ ये इन्वर्टेड पिरामिड आपका एक्चुअली नंबर ऑफ बायोमास का उल्टा वाला है। मैं आप लोग ये अलग से पिरामिड नहीं है, मतलब कहीं कहीं पे इसको मेंशन किया था अलग से पिरामिड, बट आपके इकोलॉजिकली पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो ये अलग से नहीं है। एक्चुअली में ये नंबर और बायोमास जो है वही इन्वर्टेड हो जाता है। मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊंगा अभी। ओके, आपका तीसरा जो फाइनल है वो है आपका एनर्जी। तो आपके 3 इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, इसको आप लोग अलग से पिरामिड मत मेंशन कीजिएगा, मैंने गलती कर दी यहाँ पे अलग से मेंशन करके। इसको एक्चुअली मुझे यहीं पे लिख देना चाहिए था, इन्वर्ट कैन बी इन्वर्टेड ऐसे करके मेंशन कर देता, बट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अच्छी तरीके से। ओके, तो 3 आपके पिरामिड्स है, कौन कौन से, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, बारी बारी से एक एक को देखते हैं। ठीक है, ये आपका पिरामिड है, क्या फूड पिरामिड, या फिर आप कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड, जो भी आप कह सकते हैं, ये आपका पिरामिड है। ठीक है, दिस ऑल्सो मतलब ये आपका जो चेन है, मतलब एक ने दूसरे को खाया, दूसरे ने तीसरे को खाया, तीसरे ने चौथे को खाया, चौथे ने पांचवे को खाया, ये इस तरीके से जो चीज़ होती है वो आपका क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है फूड चेन। ठीक है, फूड चेन कहा जाता है। और अगर इसी के अंदर एक एक ने एक को दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे ने खाया, तीसरे ने चौथे को खाया, बट दूसरे को तीसरे के सिवाय और छठे लोग ने भी खा लिया है, और फिर चौथे को कोई सिक्स्थ भी खा सकता है, तो इसको कहा जाता है फूड वेब। ठीक है, इसको कहा जाता है फूड वेब। ये सब कॉम्प्लेक्स इतना नहीं है, एकदम सिंपल ही है, आप लोग इसको अलग से मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज, ये जो पिरामिड है, ये जो आपका ट्रायंगल दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल पिरामिड, या फिर आपका फूड पिरामिड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे लोएस्ट लेवल पे आपका प्रोड्यूसर, इसके बाहर हर जगह पे डीकम्पोजर्स होंगे। ठीक है, डीकम्पोजर्स हर जगह पे होंगे। ओके, इसको अलग से मेंशन जरूर करिएगा पेपर के अंदर, आपके जब मेंस वगैरह में आप इस तरीके से डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो वहाँ पे डीकम्पोजर्स पक्का मेंशन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जगह पे डीकम्पोजर मेंशन नहीं किए जाते, बट दैट इज नॉट द राइट थिंग, डीकम्पोजर्स आर एक्टिव एट ऑल द लेवल्स। सॉरी।
तो सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स रहेंगे जो आपके प्लांट्स वगैरह हैं जो आपके सनलाइट को आपके खाने के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह में चेंज करते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवोरस जिनको कहा जाता है जो कि प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। एंड नेक्स्ट है सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे। एंड नेक्स्ट इज टर्शरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएंगे। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें जो अपराइट वाला है उसकी बात करेंगे। इसके बाद हम लोग इन्वर्टेड वाले की बात करेंगे। तो ये अपराइट वाला है जैसे जिसके अंदर आपके ग्रासेस हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रासेस होते हैं। ओके, बहुत सारे ग्रासेस आपके काफ़ी सारा बायोमास जनरेट करते हैं और उसके ऊपर कुछ ग्रास होपर्स इंसेक्ट्स वगैरह काम करते हैं। ठीक है, या फिर हर्बीवर्स जो भी एनिमल्स हैं वो सब इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, और इसको खाते पीते हैं। ठीक है, तो जितना उन्होंने जनरेट किया था बायोमास उसका 10% आपके हर्बीवर्स के पास जाता है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद ये हर्बीवर्स को नेक्स्ट लेवल के कार्निवर्स वगैरह लोग खाएंगे। ठीक है, तो इसका भी 10% जाएगा आपके सेकंड नंबर पे। एक्चुअली में आप लोग देखेंगे तो काफ़ी सारा ग्रास है, काफ़ी सारा ग्रास। ये यहाँ हम लोग नंबर्स की काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारा ग्रासेस है, मतलब हज़ारों की तादाद में ग्रासेस है। तो उसके ऊपर फ्यू हर्बीवर्स एनिमल्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ हर्बीवर्स एनिमल्स एक्ट कर रहे हैं और उसको खा रहे हैं। एंड नेक्स्ट आपके कुछ कार्निवर्स एनिमल्स हैं, मतलब इससे हर्बीवर्स से और कम कार्निवर्स एनिमल्स होंगे जो कि हर्बीवर्स को खा रहे हैं। एंड फिर जो टॉप कार्निवर है वो मोस्टली एक या दो ऐसे ही होंगे जो कि इस पूरे के पूरे कार्निवर के ऊपर काम करते हैं। तो अब मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर चले जा रहे हो आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल विल गेट रेड्यूस्ड। मतलब हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जो नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वो ऑटोमेटिकली रेड्यूस होता चला जा रहा है। दैट इज वाई इट इज नोन एज पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट। ओके, नेक्स्ट इन्वर्टेड की बात करें तो इसका उल्टा हो जाता है। आपके हाइपर पैरासाइट्स की बात करते हैं। ठीक है, आपके हाइपर पैरासाइट्स जैसे कि वो जैसे बाल में जुएं वगैरह होते हैं ना, तो दोज आर कॉल्ड एज हाइपर पैरासाइट। जो आपके जब भी घर पे कुछ अगर फ्रूट्स वगैरह या खाना वगैरह सड़ रहा हो तो उसके ऊपर छोटे छोटे एकदम से बहुत ही छोटे छोटे फ्लाइज वगैरह आते हैं। ठीक है, तो उनको वो सब हाइपर पैरासाइट्स में आ सकते हैं। ठीक है, उन वो काफ़ी सारे खाए जाएंगे एक बग के द्वारा। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे हाइपर पैरासाइट्स होंगे तो उसको कुछ पैरासाइट्स खाएंगे। ठीक है, एंड फिर ऐसे पैरासाइट्स को हर्बीवरस एनिमल्स खाएंगे। ठीक है, जैसे कि बर्ड्स वगैरह खाएंगे। एंड फिर उसके बाद आपके प्रोड्यूसर्स वगैरह उसको क्या बोलते हैं उनका मतलब जो मल मूत्र है वो सब यूज़ करेंगे। तो इसका क्या दैट इज नोन एज पिरामिड ऑफ नंबर जो कि इन्वर्टेड है। मतलब एक पेड़ के ऊपर आपके काफ़ी सारे बर्ड्स हैं और उनसे भी बहुत ज़्यादा पैरासाइट्स हैं और उनसे भी काफ़ी ज़्यादा हाइपर पैरासाइट्स हैं। ठीक है, दिस इज ऑफ द पिरामिड ऑफ नंबर। मतलब एक पेड़ के ऊपर इतनी सारी संख्या रह रही है तो इट इज़ कॉल्ड एज ए इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है, काफ़ी लोग एक के ऊपर काम करें। ओके, नेक्स्ट 10% रूल और यही आपका एनर्जी फूड पिरामिड का है। एनर्जी पिरामिड हमेशा अपराइट ही होगा। ठीक है, एनर्जी पिरामिड कभी भी अपराइट ही होगा, ये कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, इन्वर्टेड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एनर्जी कभी भी एक लेवल से दूसरे लेवल पे मैंने बताया 10% ही जा रही है। तो अगर ऊपर वाले के पास कम एनर्जी है तो नीचे वाले के पास ज़्यादा जाएगी कैसे? ठीक है, तो दैट इज़ वाई क्या बोलते हैं मतलब अगर नीचे वाले के पास सबसे कम एनर्जी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ कि यहाँ वाले के पास आपके पास 1 ही kg एनर्जी है, तो ऊपर वाले के पास इससे कम जानी इसके इससे कम जाएगी तो ऊपर वाला तो कमज़ोर होता चला जाएगा ना। बट जनरली इट इज़ नॉट, मतलब आपके एनवायरनमेंट में नेचर में ऐसा होता नहीं है। जो नीचे ट्रॉफिक लेवल पे रहेगा वो कमज़ोर होता है ऑन रिगार्ड टू द ऊपर वाले के ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका जो हर्बीवरस एनिमल रहेगा वो कभी भी कार्निवरस से ताकतवर नहीं हो सकता। ठीक है, देर आर एक्सेप्शंस बट उसको यहाँ पे ध्यान में नहीं लेना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी का पिरामिड जो होगा वो कभी भी अपराइट ही होगा, वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट ये समझ में आ गया होगा आपके, उसी तरीके से सेम वही सब चीज़ें हो रही है। ओके, नेक्स्ट पिरामिड ऑफ बायोमास जो कि अपराइट और क्या बोलते हैं इन्वर्टेड दोनों यहाँ पे दिखा दिया गया। तो अपराइट में जैसे कि आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपके पाए जाते हैं, आपके काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रासेस हैं, उसके बाद फिर हर्बीवरस उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। एंड फिर उसके ऊपर प्राइम कार्निवर एक्ट कर रहा है और फिर लास्टली उसके ऊपर एक्ट कर रहा है आपका टॉप कार्निवर। तो जो जितना ऊपर चला जाएगा उसको खाने के लिए उतना ज़्यादा चीज़ें की जरूरत पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट
यहाँ पे लेकिन आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम में ये उल्टा हो जाता है, इसमें प्रोड्यूसर्स बहुत ही मतलब छोटे छोटे माइन्यूस्केल है, बहुत ही छोटे बायोमास की बात हो रही है ना, इन लोग मतलब कितने छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, जैसे आपके कोरल्स वगैरह तो बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही हद से ज़्यादा छोटे हैं। ऐसे कोरल्स के ऊपर काफ़ी सारे हर्बीवर्स वगैरह खा रहे हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारे खा रहे हैं, तो इनका बायोमास इंक्रीज हो गया। ओके, नेक्स्ट जो इसके ऊपर जो आपका कार्निवर बैठा हुआ है, शार्क वगैरह, वो इन सब छोटे छोटे को खा रहा है, तो इसके वजह से इसका बायोमास और ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या आपका इन्वर्टेड बायोमास वाला है, ठीक है, नीचे वाले के पास कम बायोमास है, ऊपर वाले के पास सबसे ज़्यादा बायोमास है, ठीक है, जैसा कि आपका इन्वर्टेड पिरामिड हम लोगों ने जस्ट देखा उसी तरीके से। ओके, चलिए इतना तो हो गया आपका बायोमास एंड बायोस्फीयर वाला चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कुछ नया देखेंगे। ओके, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू मच, चलिए बाय।